सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार सुखी होगा, स्वस्थ होगा और अपनी सफलता की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 मई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा अनाउंसमेंट और ऐसा नोटिफिकेशन आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। जैसे ये नोटिफिकेशन आया, आप सभी के डर की कोई सीमा नहीं थी। आप लोग डर गए और आप लोग सोचे कि बस 15 दिन बचे हैं, क्या हमारे पास ये सफिशिएंट टाइम है, इस टाइम में क्या हम अपने यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं? तो उसका आंसर है केवल एक शब्द में, डेफिनेटली यस। और उसका सबसे अच्छा विकल्प, सबसे बेहतर विकल्प और उससे अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं। यदि सीधे सीधे कहें तो आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, एकमात्र विकल्प है और वो विकल्प सबसे बेहतर विकल्प है, अपने आप में एक अनोखा विकल्प है और वो है आपका सारथी। आप सभी लोगों को पता होगा कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए टारगेट सेमेस्टर की टीम ने सारथी लॉन्च कर दिया है। और आपने सारथी फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था कि इस प्रकार का जलवा था सारथी का, और उससे भी बेहतर जलवा इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बस आपको पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है और जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जितने भी आपको एमसीक्यूज उसमें दिए जाएंगे आपके साथी में, वो सब कुछ आपको सॉल्व कर लेना है, सब कुछ आपको रीड कर लेना है। एंड देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग हिस्ट्री। आप यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, यू विल बिकम अ टॉपर एंड डेफिनेटली दिस इज 100% एश्योरेंस फ्रॉम आवर एंड। बस आपकी इच्छा और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग तो आपको वही कंटेंट देंगे जो एग्जाम्स में आएंगे। बस आप जुड़िए सारथी से, ओनली 199 में आपको सारथी मिल जाएगा। जाइए, सबसे पहले टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो के, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को खोलिए और फिर आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सारथी से जुड़ जाइए और अपनी इस जर्नी को बेहतरीन बनाइए। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। आप सभी का डिमांड था कि सर लेक्चर्स तो कवर हो रहा है लेकिन अभी तक कोई एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं आया, तो बिल्कुल आपके लिए एमसीक्यू वाला वीडियो हम ला चुके हैं इस बार। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप ट्रैक ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग का जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आप सभी लोग को पता है आपका एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसके माध्यम से हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का ट्रैक रखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्डिंग करते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप ट्रैक ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का ट्रैक रखने की जिम्मेदारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। आपको हमने पढ़ाया था कि अलग अलग ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये पर्टिकुलरली आपके बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से डील करता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखे या फिर फाइनेंशियल शब्द दिखे तो आपको आराम से उसमें उस समय याद आ जाना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यहाँ पर बात की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या था? इस क्वेश्चन में कीवर्ड था आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाई। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी को किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? ऑप्शन ए है लोकल स्टैंडर्ड्स ओनली, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी है लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑप्शन डी है कंपनीज इंटरनल टॉप मैनेजमेंट ओनली। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी को गवर्न करने के लिए लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन दोनों का मदद लिया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाई लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? ऑप्शन ए है कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दूसरा है वेरीफाइंग और ऑडिटिंग डेटा, पब्लिशिंग डेटा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डेटा को कलेक्ट और प्रोसेस भी करते हैं, डेटा को वेरीफाई और ऑडिट भी करते हैं, डेटा को पब्लिश भी करते हैं। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप इन सब चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दायरे में डाटा का कलेक्शन और प्रोसेसिंग भी आता है, डेटा का वेरिफिकेशन और ऑडिटिंग भी आता है और डेटा का पब्लिशिंग भी आता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसिडर्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अंडरटेक्स collection and processing of data, verifying or auditing of data as well as publishing of data. So this is scope of financial accounting. I think it is loud and clear students. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, which is not a benefit of financial accounting। इसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या नहीं है? हमने आपको बताया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है, वो वाला लेक्चर जिसने देखा होगा वो आराम से बता सकता है। ऑप्शन ए है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स, ऑप्शन सी है हिस्टोरिकल इन नेचर एंड ऑप्शन डी है फैसिलिटेट्स रेशनल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये बेनिफिट नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेनिफिट्स में ये तीनों पॉइंट तो आएंगे, मेंटेनिंग अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स, फैसिलिटेटिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग। लेकिन
हिस्टोरिकल इन नेचर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है, ये इसका बेनिफिट नहीं हो सकता। आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या क्या है। अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना और सेफगार्ड करना, और अच्छे डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करना, ये सारे के सारे बेनिफिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। लेकिन हिस्टोरिकल इन नेचर, दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा समझ के दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जा सके, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी दी जा सके। और जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपको यदि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है? ध्यान से देखना चाहिए। नॉट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है इन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू फिक्स अप द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। दूसरा है लैक ऑफ डेटा फॉर कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म विथ अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। द डेटा अवेलेबल इज हिस्टोरिकल इन नेचर, कंप्लाइज विद द वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सा लिमिटेशन है। जब आप ये समझ जाएंगे कौन सा लिमिटेशन है तो कौन सा लिमिटेशन नहीं है, ये समझना आसान होगा। ठीक है, या फिर यदि आप ये समझ जाए कि इसमें से कौन सा एडवांटेज है, कौन सा इसका बेनिफिट है, तो अपने आप निकाल लेंगे। क्योंकि लिमिटेशन नहीं है इसका मतलब क्या है, बेनिफिट ही तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बेनिफिट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है। बेनिफिट सीधे नहीं पूछा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है सीधे कि इसमें से लिमिटेशन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट्स के प्राइस को डिटरमाइन करने में। दूसरा ये कहा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है वो हिस्टोरिकल नेचर होता है। और लास्ट वाला कहा गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को जो कंप्लाई करना पड़ता है, ये एक एडवांटेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जब आप लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करके अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी अकाउंटिंग की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसीलिए दिस इज एडवांटेज, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। क्लियर है? इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द ओवर राइडिंग पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू समराइज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन बिजनेस इन द डैश। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पज़ है वो क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ यही तो है कि हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें और उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट करें और ये इवेल्युएट करें, इसका आकलन करें कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, या हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और हमारे बिजनेस में कितना कैश आ जा रहा है। यही तुमको इवेल्युएट करना होता है। तो ओवर राइडिंग पर्पज़ क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को समराइज करना और समराइज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला है डैश आर द बेसिस ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेसिस होता है? ऑप्शन ए दिया गया है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी दिया गया है बुक कीपिंग, ऑप्शन सी दिया गया है सेल्स वॉल्यूम, और ऑप्शन डी दिया गया है बॉट ANP। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपके बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आधारशिला होता है। तो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये दोनों के दोनों एक बेसिस का काम करते हैं। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर द बेसिस ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए एक आधारशिला का काम करते हैं आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और आपका बुक कीपिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आप इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपको चीज़ें याद हो जाए। चलिए, ऐसा इसका पर्पज़ यही है बार बार रिपीट करने का। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द डैश थ्रू द इन्फॉर्मेशन दो द इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरनल पर्पजेज ऑल्सो। अब इसमें ये कहा गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम दो तरह के लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो इसमें ये कहा गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो इंटरनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इंटरनल पर्पज़ के अलावा हम कुछ और व्यक्तियों को भी कम्युनिकेट करते हैं। यानी इंटरनल व्यक्तियों के साथ साथ, इंटरनल यूजर्स के साथ साथ हम एक्सटर्नल यूजर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर है? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब तक आप कन्फ्यूजन में होते हैं और आप क्वेश्चन में प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पे आप फोकस करें। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू द डैश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहाँ किसको दिए जाते हैं अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो एक्सटर्नल पार्टीज़ को दिए जाते हैं जब आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो अकाउंटिंग ईयर के कंप्लीट होने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, यानी जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब की जानकारी एक्सटर्नल पार्टीज तक भी पहुंचाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इंक्लूड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है, कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट भी आती है और कंपनी के डायरेक्टर्स की भी रिपोर्ट आती है। तो ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स में ये चारों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डैश। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को कवर करता है? ऑप्शन ए है कॉम्पिटिटर्स, ऑप्शन बी है मार्केट, ऑप्शन सी है कंपनी या फिर ऑप्शन डी है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके पूरे कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कवर करता है। इसको कवर करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके पूरे कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस कैसा था इसको कवर करने का काम करता है। ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का भी कवर करता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका कवर करता है? आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का। सो द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ले ग्रेटर इम्फेसिस ऑन द डैश। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसिस यानी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा, ऑप्शन सी है रेलेवेंसी ऑफ डेटा या फिर ऑप्शन डी है सब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो आपके डेटा के ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। किस पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं? आपके डेटा की ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो एक एविडेंस का काम करती है। किसका काम करती है? एक एविडेंस का काम करती है। इसके लिए हमने पढ़ा था, एक कंसेप्ट था ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, वेरीफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा था कि जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कभी कभी हम एज एन एविडेंस यूज़ करते हैं। यदि हमारी कंपनी के खिलाफ कोई केस हुआ है और उसमें किसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ और डेटा बताया जा रहा है तो हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और यहाँ पे इस केस में आपके बिजनेस के जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं दे सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर योर बिजनेस। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इम्फेसिस यानी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं आपके डेटा के ऑब्जेक्टिविटी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 209 क्लॉज 1, सेक्शन 210 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 216 एंड 2117 ऑफ डैश एक्ट। इसमें ये पूछा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना मैंडेटरी है इन प्रोविजंस और इन सेक्शंस के हिसाब से। और ये सेक्शंस किस एक्ट में बताए गए हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सेक्शंस बताए गए हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। याद रखना आपको, कंपनीज एक्ट 1956 की सेक्शन 209, सेक्शन 210, सेक्शन 216 एंड सेक्शन 2117 के हिसाब से आपके बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को आपको प्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है। क्या मैंडेटरी होता है? आपके बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं उसको प्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 209, 210, 216 एंड 217 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपनीज एक्ट 1956 तो पुरानी बात हो गई, अभी तो हमारे पास एक नया नरेला कानून है, इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो फिर हम कंपनीज एक्ट 1956 की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 भले ही पुराना हो गया लेकिन उसका रेलेवेंस आज तक है और बहुत समय तक है। ठीक है, क्योंकि दिस वॉज अ बेसिस, वो एक आधारशिला था कंपनीज एक्ट के लिए। ठीक है, तो उसको इतनी आसानी से बुलाया नहीं जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है सर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरली, अच्छा नहीं, क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरली गवर्न एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन बी है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गवर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ऑप्शन सी है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डज नॉट गवर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। एंड ऑप्शन डी है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अब आपको सेंटेंस को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं। इन चारों सेंटेंस में एक बात कही गई है कि आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, कि ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए जाते हैं, या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही
आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में गैप कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपको याद रखना है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू डैश। ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑडिट, ऑप्शन बी है फॉरेंसिक ऑडिट, ऑप्शन सी है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड ऑप्शन डी है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं वो किस ऑडिट के लिए, किस ऑडिट के अधीन होते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का कौन सा ऑडिट बेहद जरूरी होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का दो तरह का ऑडिट होता है, एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट और एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसका फाइनेंशियल ऑडिट करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है, और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का काम कंपनी सेक्रेटरीज का होता है। यानी आपके जो भी कंपनी सचिव होते हैं वो कंपनी सचिव आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। स्टैट्यूटरी यानी लीगल ऑडिट। लीगल ऑडिट का मतलब ये कि आपने अपने बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए हैं क्या वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमारे देश के लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या फिर हमारे देश के लॉज के अगेंस्ट है। यदि वो हमारे देश के कानून के अगेंस्ट है तो उनको वो ऑडिटर बिल्कुल सही नहीं मानेगा, उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा। और यदि वो लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं, यदि वो एज पर द लॉज हैं, एज पर द लीगल प्रोविजंस हैं, देन इट्स ओके, ठीक है। उस पर स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है आपका कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको याद रखना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का दो तरह का ऑडिट होता है, एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट जो केवल कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, यानी CS कर सकता है, शॉर्ट में CS उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करें, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको ही कवर करें, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वी विल डिस्कस अदर लेक्चर्स इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जाते जाते बस आपको इतना बताना चाहेंगे कि जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और तुरंत आप सारथी को ज्वाइन करिए, ठीक है। और जितनी देरी करेंगे उतना ही ज़्यादा तकलीफ होगा आपको, और आपके एग्जाम्स में कम नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड यू नो वेरी वेल, दिस इज सारथी फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। तो सारथी फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक जोश दीजिए, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।